तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लोजर लूप बंगाल का एक आधा पार्ट देख लिया था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से आधा वीडियो चलने के बाद फिर वॉइस तो आ रही थी बट कुछ दिखा शो नहीं कर रहा था। सो जैसे आधा पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आधे से फिर से डिस्कस करेंगे द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। यहाँ तक जैसे हमने डिस्कस किया था, पर्शियन लैंग्वेज है बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो अर्ली बंगाली लिटरेचर है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इंडप्टेड टू संस्कृत, एक तो पूरी तरीके से संस्कृत के टुवार्ड जो इंडप्टेड है। इंडप्टेड मतलब रेडी, मतलब पूरा संस्कृत से इंडप्टेड है। और दूसरा है वो संस्कृत से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका संस्कृत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। The first include translation of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, literary auspicious poems dealing with the local deities, and bhakti literature such as the biographies of Chaitanya Deva, the leader of the Vaishnav Bhakti movement. वैष्णव भक्ति मूवमेंट जिसके बारे में हमने चैप्टर 8 में देखा था। यहाँ पे इंक्लूड का मतलब होगा शामिल है, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, और लिटरली ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि शुभ या मंगलकारी पोएम होता है जो कि डीलिंग विद लोकल डेटी, जो कि जिसका संबंध लोकल डेटी यानी कि स्थानीय देवी देवताओं से होता है। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, मूवमेंट का मतलब होता है तो आंदोलन, बायोग्राफीज मतलब जीवनी, किसी की जीवनी लिखना उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में संस्कृत एपिक्स के ट्रांसलेशन से कि मंगल काव्य और भक्ति लिटरेचर जैसे वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर चैतन्य देव की बायोग्राफीज भी इसमें इंक्लूडेड है या शामिल है। द सेकंड इंक्लूड नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग ऑफ मायानमती एंड गोपी चंद्रा, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, एंड फेरी टेल्स, फॉक टेल्स एंड बallad। फेरी टेल्स मतलब एक झूठी कहानी या परियों की कहानियां होती हैं, परी कहानियां बोल सकते हैं। फोक टेल्स का मतलब होता है लोक कथाएं। बैलेड्स का मतलब होता है गाथा गीत। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि क्या इंक्लूडेड है, और सेकंड पार्ट में क्या इंक्लूड है नाथ लिटरेचर जैसे कि मायानमती और गोपी चंद्र के सॉन्ग्स। बोल सकते हैं कि दूसरा जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने देख लिया, सेकंड पार्ट में नाथ साहित्य यानी कि नाथ लिटरेचर शामिल है, जैसे कि मैनामती और गोपी चंद्र के सॉन्ग्स, जो धर्म ठाकुर की वर्शिप यानी कि उनसे पूजा से संबंधित स्टोरी जैसे कि फेरी टेल्स, फॉक टेल्स एंड बैलेड्स। The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries। बट टेक्स्ट का मतलब है दोस्तों ग्रंथ। इजियर मतलब बहुत इजी है, टू डेट मतलब उनका टाइम पीरियड जो है फाइंड करना, टू उनका मीन्स कौन से टाइम में लिखी गई है, किस टाइम पीरियड में लिखी गई है। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो कि इनको हिंदी में पांडुलिपि बोलते हैं। इंडिकेट करना यानी कि वो बताना, वो बता रही है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी यानी जो पहला कैटेगरी है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हमने देखा, तो फर्स्ट कैटेगरी के टेक्स्ट का टाइम डिसाइड करना इजी है। क्यों? क्योंकि ऐसी सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स पाई गई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि ये लेट 15th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के मिड में कंपोज की गई हैं। दोज बिलोंगिंग टू द सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड। प्रिसाइजली मतलब सही या एग्जैक्ट, और जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती थी वो ओरली कही जाती थी, मतलब मुंह से उन्हें बोला जाता वैसे सर्कुलेट होती, तो इसलिए उनका एग्जैक्ट जो प्रिसाइजली डेट कंफर्म करना बहुत ही मुश्किल है, या कैन नॉट बी प्रिसाइजली डेटेड, प्रिसाइजली नहीं डिसाइड की जा सकती कि कौन से टाइम में ये कंपोज की गई थी। दे वर पर्टिकुलरली पॉपुलर इन ईस्टर्न बंगाल। ये कहाँ पे पर्टिकुलरली कहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर थी? ईस्टर्न बंगाल में। वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणाज वाज रिलेटिवली वीक, जहाँ पर ब्राह्मणों का ये जो इन्फ्लुएंस था अपेक्षाकृत बहुत कम था। यहाँ पे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में कि मैनामती, गोपी चंद्रा एंड धर्मा ठाकुर, द नाथ्स वर ascetics who engaged in a variety of yogic practices। एस्केटिक मतलब योगी या सन्यासी। जो नाथ लोग होते थे वो सन्यासी होते थे, और वो किसमें इंगेज रहते थे? वो डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट वैरायटी की यौगिक कार्यों में वो इंगेज रहते थे। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वाज ऑफन इनएक्टेड डिस्क्राइब हाउ मैनामती a queen encouraged her son Gopi Chandra to adopt the path of asceticism in the face of a variety of obstacles। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मतलब कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग जो कि
प्रायः क्या किया जाता है, जिसको इनेक्ट किया जाता है, उसमें ये डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे एक क्वीन मैनामती अपने पुत्र गोपीचंद्र को इनकरेज करती हैं। क्यों? कि क्या मतलब क्या उनको इनकरेज करती हैं कि ताकि वो अडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्केटिज्म, कि वो सन्यास का पाथ जो है अडॉप्ट कर ले इन द फेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टैकल्स। फेस मतलब कि समक्ष में, यानी कि इतने ऑब्स्टैकल्स के, इतनी बाधाओं के समक्ष में उन्होंने कैसे अपने पुत्र गोपीचंद्र को एस्केटिज्म का पाथ जो है अडॉप्ट करने के लिए उत्साहित किया था। धर्मा ठाकुर is a popular regional deity often worshipped in the form of a stone or a piece of wood. धर्म ठाकुर एक रीजनल पॉपुलर देव जो डेटी थे, रीजनल पॉपुलर डेटी थे, और जिनकी वर्शिप यानी कि जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती थी। मतलब पीर्स एंड टेम्पल्स, यानी कि पीर और मंदिर। फ्रॉम द 16th century से people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of south eastern Bengal। 16th century से क्या हुआ कि जो लोग थे, मतलब ज़्यादातर लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। कहाँ से? लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल, यानी कि जो पार्ट था वेस्टर्न बंगाल का पार्ट था, लेस फर्टाइल था, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, कम उपजाऊ था, वहाँ से निकल कर लोग माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिए फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। मार्शी मतलब जो दलदल वाला एरिया था, ठीक है। यानी कि 16वीं शताब्दी से क्या हुआ कि लोग बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से निकलकर फॉरेस्टेड और मार्शी एरिया ऑफ साउथ साउथ ईस्टर्न बंगाल में माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिए। एज दे मूव ईस्टवर्ड दे क्लियर फॉरेस्टेड एंड ब्रॉड द लैंड अंडर राइस कल्टीवेशन। एज दे मूव ईस्टवर्ड यानी कि वो जैसे जैसे ईस्ट के साइड बढ़ते गए, तो क्या किया उन्होंने, वो फॉरेस्ट को क्लियर करते गए, और जो लैंड था, यानी जो फॉरेस्टेड लैंड था, पहले उसको फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, उसके बाद उसको राइस कल्टीवेशन में ला दिया, राइस कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिए। ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज ऑफ फिशर फॉक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ऑफन ट्राइबल्स मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। फिशर फॉक का मतलब होता है मछुआरा, शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो थे, यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे वो लोग ईस्ट वार्ड बढ़े, तो फॉरेस्ट को क्लियर किया उन्होंने, जो भी लैंड था उसको राइस कल्टीवेशन में ला दिया। तो इससे क्या हुआ कि ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे जो लोकल कम्युनिटीज थी, जो स्थानीय समुदाय थे, फिशर फॉक यानी मछुआरों के और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के, जो कि नॉर्मली ट्राइबल हुआ करते थे, जनजाति हुआ करते थे, तो वो मर्ज हो गए किससे? नई कम्युनिटीज ऑफ पिजन, पिजन की एक नई कम्युनिटी से वो मर्ज हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं पीर क्या होता है। पीर अ पर्शियन वर्ड मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड, एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक गाइड करना, या मार्गदर्शक दिखाना, या मार्गदर्शक बोल सकते हैं हम। यानी कि पीर का मतलब, ये पीर जो है पर्शियन वर्ड है, उसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। दिस coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of the eastern delta of Dhaka। coincide का मतलब होता है दोस्तों ना, उसी के टाइम, किसी के एक समय अंतराल में, जैसे जब ये चीजें हो रही थी, ये तब की बात कर रहा है कि उस टाइम ये चीज भी हुआ। क्या? कि जो मुगल थे, तो इन्हीं दोनों बंगाल पर मुगल ने कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था, जिन्होंने ईस्टर्न डेल्टा वाला जो पार्ट था, उसके केंद्रीय हर्ट मतलब केंद्र का, या केंद्रीय, तो उन्होंने केंद्रीय भाग में स्थित ढाका में अपनी कैपिटल स्टेब्लिश की। ठीक है, यानी कि क्या कॉइंसाइड हुआ इस टाइम, इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगल ने कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था, जिन्होंने ईस्टर्न डेल्टा के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका में अपनी कैपिटल स्टेब्लिश की। ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज रिसीव्ड लैंड एंड ऑफन सेट अप मॉस्क्स दैट सर्व एज सेंटर फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन दीज एरिया। यहाँ पे दोस्तों जो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब किसी एक रिलीजन को ट्रांसफर कर देना, तो यानी कि वो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन यही बोलेंगे कि किसी एक रिलीजन से वो दूसरे में आना। ठीक है, तो जो ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज थे वो लैंड रिसीव करते थे। तो जब वो लैंड रिसीव कर लेते थे, अक्सर उस पर क्या करते थे, मॉस्को बना देते थे। मॉस्को यानी कि मस्जिद बना लेते थे, जो इन एरियाज में, या इन एरियाज के रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर के रूप में सर्व करता था, या सेंटर के रूप में काम आता था। The early settlers sought some order and assurance in the unstable condition of the new settlements। यहाँ पे दोस्तों दोस्तों यहाँ पे जो अर्ली सेटलर्स है, यानी कि
प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो सेटलर्स आए थे, जो बसने वाले लोग आए थे, साउथ मतलब चाहते थे, ऑर्डर मतलब व्यवस्था, एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन, अनस्टेबल कंडीशन जो यानी कि जो परिस्थिति यहाँ की बहुत खराब थी, ठीक है? और न्यू सेटलमेंट तो यहाँ पे वो आगे आगे क्या होता है कि जो प्रारंभ में अर्ली में यानी कि स्टार्टिंग में बाहर से आकर यहाँ पे सेटल होने वाले लोग अनस्टेबल कंडीशन में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और एश्योरेंस चाहते थे। They were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers. यानी कि जो ये सब उनको सोशल ऑर्डर और एश्योरेंस चाहिए था, यानी कि व्यवस्था और आश्वासन चाहिए था, कौन दिया उन्होंने? दीज वर प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी लीडर, जो उस कम्युनिटी के नॉर्मली कम्युनिटी के जो लीडर होते थे ना, उन्होंने प्रोवाइड किया था। और नॉर्मली और किसका रोल अदा करते थे? एज ए टीचर एंड एजुडिकेटर, यानी कि निर्णायक, ये निर्णायक और टीचर के रूप में भी रोल करते थे। और समटाइम्स इनको एस्क्राइब किया जाता था, इनको माना जाता था कि इनके पास जो है नेचुरल पावर्स है। पीपल रिफर टू देम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीर्स। स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या करते थे? पीर कहा करते थे। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज, daring colonizers and deified soldiers, warriors, Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits. तो एनिमिस्टिक क्या होते हैं कि एनिमिज्म जैसे हो गया एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फिनोमेना। इनएनिमेट मतलब क्या होता है कि निर्जीव, ठीक है? तो यानी एनिमिज्म क्या होता है? यह मानना कि पेड़ पौधों, निर्जीव वस्तुओं और नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं या नेचुरल प्राकृतिक घटनाओं या नेचुरल फिनोमिना जो है, उनमें भी जीवात्मा है। इसको बोलते हैं एनिमिज्म। यहाँ पे अदर रिलीजियस पर्सनालिटी, तो रिलीजियस पर्सनालिटीज पे यहाँ पे मतलब है कि जो अदर रिलीजियस लोग होते थे, जैसे साधु संत होते थे ना, कुछ महानुभाव होते थे, महान लोग जो होते थे, जिनको कुछ मतलब लाइक ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, जैसे साधु संत को भी ले लो और लोगों को, उनको तो यहाँ पे पर्सनालिटी बोला गया। डेयरिंग कॉलोनाइजर, डेयरिंग मतलब साहसी, कॉलोनाइजर्स यानी उपनिवेशी। तो डेइफाइड सोल्जर, डेइफाइड मतलब डेइफाइड का मतलब होता है वर्शिपर रिगार्ड एज ए गॉड, यानी कि जिसको गॉड के रूप में देखा जाए, तो वैसे सोल्जर्स। और एनिमिस्टिक जैसे हमने देखा कि जीवात्माएं। तो क्या हुआ कि इसी पीरियड टर्म में संत या सूफी और अदर रिलीजियस पर्सनालिटीज, साहसी कॉलोनाइजर्स, डेइफाइड सोल्जर्स और वरियस हिंदू और बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इंक्लूडेड हैं। द कल्ट ऑफ पीर्स बिकेम वेरी पॉपुलर एंड देयर साइंस कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। यानी कि जो कल्ट था, जो पीर कल्ट था, ये कल्ट ऑफ पीर जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और जो उनके श्राइन थे ना, वो बंगाल में हर जगह एवरीवेयर पाए जाते हैं। बंगाल ऑल्सो विटनेस अ टेम्पल बिल्डिंग spree from the late 15th century which culminated in the 19th century। स्प्री क्या होता है? स्प्री का मतलब होता है दौर। दौर का मतलब आप बोल सकते हो दौर को अ शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय। ओके। कल्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। आगे क्या हुआ कि बंगाल में 15 सेंचुरी के बाद टेम्पल बिल्डिंग का दौर जोरों पर रहा, जो 19 सेंचुरी में आकर क्या हुआ? कल्मिनेट हो गया। वी हैव सीन चैप्टर 2 and 5 that temples and other religious structures were often built by individuals or group who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है कि प्रदर्शित करने के लिए। प्रोक्लेम दियर पार्टी, पार्टी का मतलब होता है धर्मनिष्ठा, यानी कि किस धर्म में वो विश्वास करते हैं। प्रोक्लेम का मतलब भी होता है दिखाना या घोषणा करना। यानी कि हमने जैसे कि चैप्टर 2 और 5 में देखा था कि टेम्पल्स और अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली इंडिविजुअल्स के द्वारा या कुछ ग्रुप के द्वारा बनवाए जाते थे, जो कि पावरफुल हो रहे थे। क्यों बनवाए जा रहे थे? ताकि वो अपनी पावर को और अपने पार्टी को जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, अपने पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके और पार्टी को प्रोक्लेम कर सके। मनी ऑफ द modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as the Kolu, oil pressers and the Kansri, bill metal workers। मॉडेस्ट का मतलब होता है साधारण है, नॉर्मल। टेराकोटा, टेराकोटा मतलब वो जो गारे मिट्टी की होती है, मिट्टी की जो टेम्पल टेम्पल होते थे, ठीक है? तो और यहाँ पे कोलू जो है, कोलू किनको बोला जाता है? जो ऑयल प्रेशर्स होते थे, ऑयल प्रेशर्स यानी कि तेली। और कंसारी किसको बोला जाता था? बिल मेटल वर्कर के। यानी कि आगे क्या हुआ कि बहुत सारे
टेम्पल्स, बंगाल में बहुत सारे टेम्पल मॉडेस्ट ब्रिक और टेराकोटा के बनाए गए थे, जो कि सेवरल लो सोशल ग्रुप्स के सपोर्ट से बनवाए गए थे। ठीक है, जैसे कि कौन-कौन? कोलू हो गए, कंसारी हो गए। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मैनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज। अवेल का मतलब क्या होता है? लाभ उठाना। यानी कि आगे क्या हुआ, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आ गई, यानी कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के आने के बाद से नई नई जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक अवसर जो है क्रिएट हुए। तो उसमें से बहुत सारी फैमिली ने क्या किया, इन सोशल ग्रुप्स की बहुत सारी फैमिलीज ने इसका फायदा उठाया। एज दियर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव, जैसे जैसे उनका सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव हुआ, तो फिर क्या किया कि दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो उन्होंने अपना स्टेटस कैसे प्रोक्लेम किया? मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करा के। व्हेन लोकल डेटीज वंस वर्शिप्ड इन thatched huts in villages gained the recognition of the brahmanas, their images began to be housed in temples. अब आगे क्या होगा दोस्तों, जब लोकल डेटी यानी जो स्थानीय लोकल देवी देवता जिनकी पूजा पहले थैच्ड हट्स यानी कि झोपड़ियों में की जाती थी, गांव की लोकल झोपड़ियों में की जाती थी, जब उनको रिकॉग्निशन प्राप्त हो गया किनके द्वारा? ब्राह्मण के द्वारा। यानी कि जब ब्राह्मणों द्वारा उनको मान्यता प्राप्त कर दिया गया, तो उसके बाद उनकी जो मूर्तियां थी ना, उनको कहाँ पे रख दिया गया? टेम्पल में रख दिया गया। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर 11 लेफ्ट अ डबल रूफ थैच्ड हट। यहाँ पे देखो झोपड़ी है ना, यहाँ पे जो लोग पूजा करते थे, पहले यहाँ पे देवी देवता थे, फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 रूफ टेम्पल विद द टावर, बाद में उसको पक्का कर दिया गया। तो वही आगे यही बोलता है कि आगे ये होता है कि जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है इम्प्रूव हो गई, उन्होंने प्रोक्लेम कर दिया क्या? दे प्रोक्लेम अपना स्टेटस प्रोक्लेम कर दिया, किसके थ्रू? थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का निर्माण करवा के। फिर जब लोकल डेटी यानी जो लोकल देवी देवता थे, जो पहले झोपड़ियों में जिनकी पूजा की जाती थी गांव की, उन्हें जब ब्राह्मणों के द्वारा रिकॉग्निशन कर दिया गया या उनको मान्यता प्रदान हो गई, तो उसके बाद उनकी उस मूर्ति को झोपड़ियों से उठाकर मंदिर में उसकी स्थापना करा दी गई। The temples began to copy the roofed or four-roofed structure of the thatched huts. डबल रूफ्ड को क्या बोलते थे? दो चाला। और फोर रूफ्ड को क्या बोलते थे? चौचाला। फिर क्या हुआ, जब ये टेम्पल्स क्या करना, जो टेम्पल्स बनवाते थे, तो इन्होंने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, किसको? डबल रूफ को और फोर रूफ को। किसके डबल और फोर रूफ को? स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड, जो हट्स की पहले डबल और फोर रूफ होते थे, उसको कॉपी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसा कि हमने देखा था, रिमेंबर द बांग्ला डोम इन चैप्टर 5, जो चैप्टर 5 में हमने बांग्ला डोम देखा था, उसको याद करो। यानी जो चैप्टर 5 में हमने बांग्ला डोम देखा था, उसी को याद कर, रिमेंबर करो। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ कि टेम्पल आर्किटेक्चर में बंगाली स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूट स्ट्रक्चर, four triangular roofs placed on the four walls move up to converge on a chord line or a point. कंपैरेटिवली मतलब होता है अपेक्षाकृत, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, फोर रूफ स्ट्रक्चर यानी कि चौचाला, जैसे हमने देखा था चौचाला यानी कि चार छतों वाला, कन्वर्ज मतलब मिलना, यानी कि कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर, जो कि चार ट्रायंगुलर रूफ्स को चार वॉल्स पे रखी जाती थी, जो ऊपर एक कर्ड लाइन या एक पॉइंट तक जाके कन्वर्ट हो जाती थी या वहां तक जाती थी। ठीक है, यानी कि इन कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ स्ट्रक्चर जो था, वो नॉर्मली चार ट्रायंगुलर रूफ्स को कहाँ पे प्लेस किया जाता था? चार वॉल्स पे प्लेस किया जाता था, और ऊपर एक जाता था, जो ऊपर एक कर्ड लाइन या एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ट हो जाती थी। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। यूजुअली टेम्पल्स को कहाँ पे बनाया जाता था? एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे, एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, द इंटीरियर वाज रिलेटिवली प्लेन, जो इंटीरियर होता था वो अपेक्षाकृत या रिलेटिवली जो प्लेन होता था। बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। बट जो बहुत सारी टेम्पल्स की जो आउटर वॉल्स होती थी ना, उसको पेंटिंग से और ऑर्नामेंटल टाइल से डेकोरेट किया जाता था, और टेराकोटा टैबलेट से भी उसको डेकोरेट किया जाता था। इन सम टेम्पल्स, कुछ मंदिरों में, particularly in Vishnupur in the Bankura district of West Bengal, such decoration reached a high degree of excellence. यानी कि कुछ ऐसे टेम्पल थे, पर्टिकुलरली जो विष्णुपुर के टेम्पल थे,
विष्णुपुर कहाँ? बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल की बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर का जो टेम्पल था, वहाँ पे डेकोरेशन जो है ना एक हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस पे पहुँच चुका है, मतलब बहुत ही हाई डिग्री का एक्सीलेंस वहाँ पे एक बहुत हाई डिग्री की सजावट हुई थी। से फिगर 13 देख सकते हैं, कृष्णा विद गोपीज टेराकोटा प्लेक्वा फ्रॉम द सुब्रमण्य टेम्पल, श्यामर्या टेम्पल विष्णुपुर। श्यामर्या टेम्पल विष्णुपुर से लिया गया है। आप देख सकते हैं टेराकोटा में यहाँ पे कृष्ण जी हैं गोपीज के साथ में, सजावट उसकी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फिश एज फूड, यानी कि मछली जो है कि फूड के रूप में यूज होती थी। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। जो ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स कैसे आता है, जनरली वो बेस्ड होता है कि ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड, यानी कि आप अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, आपकी खाने की आदत जो होगी वो कैसे बेस किस पे बेस होगी, वो इस पे बेस होगी कि आपके सराउंडिंग में क्या मिल जा रहा है। अब आप ऐसा तो नहीं ना, आप हो इंडिया में और आपको चाहिए आपको हैबिट हो जाएगी कि साउथ अमेरिका का खाने का, नहीं होगा ना। आपको वही आदत पड़ेगी जो आपके सराउंडिंग में अवेलेबल हो। बंगाल इज अ रिवरिन प्लेन विच प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। बंगाल क्या है? एक रिवराइन प्लेन। बंगाल इज ए रिवराइन प्लेन। रिवराइन का मतलब होता है नदी तटीय है, ठीक है, यानी कि नदी के तट पे। तो बंगाल क्या है कि एक रिवराइन प्लेन है जहाँ विच वो क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा राइस और फिश वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पूरे बंगालीज। अंडरस्टैंडेबली मतलब ये तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है कि ये जो दो आइटम्स हैं, क्या क्या, राइस और फिश, ये जो है कि एक जो पुअरेस्ट फैमिली होगी, इतनी भी पुअर फैमिली होगी बंगाल की, उसके मेन्यू में भी आपको प्रमुख मिलेगा क्या क्या, राइस और फिश। फिशिंग हैज ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। यानी कि वहाँ का मुख्य व्यवसाय या ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग। फिशिंग सबसे मुख्य वहाँ का व्यवसाय, यानी कि फिशिंग हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। वहाँ का इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, सबसे महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन क्या रहा है? फिशिंग, मछली पकड़ना। एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेस टू फिश। और जो बंगाली लिटरेचर है ना, उनमें जगह जगह पर बहुत सारे रेफरेंसेस मिले हैं या रेफरेंस दिए गए, यानी कि बहुत सारी जगह पे मछलियों का उल्लेख किया गया है। What is more, terracotta plaque on the walls of temple and viharas, Buddhist monasteries depict scenes of fish being dressed and taken to the market in basket. What is more यानी कि इससे ज्यादा क्या होगा? यहाँ पे विहारास किसको बोला गया? बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज होती हैं। प्लग मतलब होता है स्ट्रिप्स यानी पट्टियाँ, टेराकोटा यानी मिट्टी की, ड्रेस्ड मतलब फिश बीइंग ड्रेस्ड यानी कि मछलियों को साफ करना, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध मोनेस्ट्रीज की दीवारों पर जो टेराकोटा की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और बास्केट में भरकर मार्केट ले जाते हुए डिपिक्ट किया गया है, यानी दर्शाया गया है। ब्राह्मणाज वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। जो ब्राह्मण थे उनको नॉन वेजिटेरियन फूड खाना उनको अलाउ नहीं था। But the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmanas. तो वहाँ का मुख्य भोजन क्या था? जैसे हमने जो डाइट देखा तो फिश और राइस था। अब भैया ब्राह्मणों को तो मछली नॉनवेज खाना अलाउ नहीं था, नॉन वेजिटेरियन फूड। बट वहाँ की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो वहाँ के जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज थी, उन्होंने बंगाली ब्राह्मणों को क्या किया? रिलैक्स कर दिया ऑन द प्रोहिबिशन फॉर द फिश, यानी कि वो जो बंगाली ब्राह्मण थे उनको थोड़ा सा ढील दे दी कि वो खा सकते हैं। दी बृहधर्मा Purana, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmana to eat certain varieties of fish. बृहद धर्म पुराण, जो कि एक 13th सेंचुरी संस्कृत ग्रंथ या संस्कृत टेक्स्ट है, बंगाल से, यानी बंगाल का एक 13th सेंचुरी का संस्कृत में ग्रंथ है। नाम क्या है? बृहद धर्म पुराण। उसमें परमिट किया गया है या परमिशन मिला है किसको? लोकल ब्राह्मणास को, कि वो सर्टेन वराइटीज ऑफ फिश जो है खा सकते हैं। जैसे फिगर 14 में हम देख सकते हैं, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। यहाँ पे फिश को देखो, यहाँ पे ड्रेस किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। टेराकोटा प्लग फ्रॉम द विशालाक्षी टेम्पल, आरामबाग, ठीक है। अब देखते हैं इल्सवेयर बॉक्स में, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन यूरोप। Till the 18th century, people in Europe saw themselves as a subject of an empire, such as
Austro-Hungarian Empire are members of a church such as Greek Orthodox चर्च। यानी कि 18 सेंचुरी तक जो यूरोप के लोग होते थे, यूरोप की जनता जनता जो होती थी, वो अपने आप को किसी एक एम्पायर का सदस्य, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, या किसी एक चर्च का मेंबर जैसे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसका मेंबर मानते थे। ठीक है, यानी कि 18 सेंचुरी तक जो यूरोपियन थे, वो अपने आप को किसी एक एम्पायर का या किसी एक चर्च का मेंबर मानते थे। बट फ्रॉम द लेट 18 सेंचुरी से क्या हुआ, पीपल, यानी कि 18वीं सदी के बाद से क्या हुआ, पीपल आल्सो बिगन टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी दैट स्पोक कॉमन लैंग्वेज सच एज फ्रेंच और जर्मन। यानी कि लेट 18 सेंचुरी से क्या हुआ दोस्तों, कि लोग अपने आप को, पीपल आल्सो बिगन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी, लोग अपने आप को एक कम्युनिटी का मेंबर जो है पहचानने लगे, खुद को एक कम्युनिटी का मेंबर जैसे आइडेंटिफाई करने लगे, जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज या एक कॉमन लैंग्वेज बोलती थी, सच एज फ्रेंच या जर्मन। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, in Romanian school textbook began to be written in Romanian rather than in Greek, and in Hungary, Hungarian was adopted as the official language instead of Latin. आगे क्या हुआ, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी रोमानिया में स्कूल टेक्स्ट बुक जो थी वो ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी, और हंगरी में क्या हुआ कि लैटिन के स्थान पर हंगेरियन, वहाँ की मतलब हंगेरियन जो वहाँ की लैंग्वेज थी, हंगेरियन को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट कर दिया गया। These and other similar developments created the consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation. यानी ये जो डेवलपमेंट हुआ, जस्ट अभी हमने जो ऊपर देखा, और अदर सिमिलर डेवलपमेंट जो हुए थे, यानी जो चेंजेस हुए थे, इन चेंजेस से लोगों में एक कॉन्शियसनेस फैल गया, या कि लोगों को बोध हो गया, लोगों को ज्ञान हो गया कि ईच लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वाज ए सेपरेट नेशन, यानी कि जितनी लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं वो सेपरेट नेशन है। दिस फीलिंग वाज स्ट्रेंथेंड बाय द मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद वाले वर्षों में क्या हुआ कि इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए हुए मूवमेंट ने इस भावना को और ही अधिक स्ट्रेंथन कर दिया या बल दे दिया। तो फाइनली दोस्तों हमने यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, और आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।